नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीपीजी टेक्निकल सपोर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको मैंने दोपहर में एक वीडियो डाल के बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट और साथ ही EWS सर्टिफिकेट जो है उनमें जो है फॉर्म में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया में भी काफ़ी सारे बदलाव किए हुए। तो बदलाव काफ़ी सारे बदलाव है, तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हो और वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखिए। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो फॉर्म है उसमें पटवारी की जो रिपोर्ट है उसको भी अनिवार्यता खत्म कर दी गई, मतलब वो अनिवार्य नहीं है। तो आप में से काफ़ी लोगों को कमेंट आएगी ऐसी बात नोटिफिकेशन में कहीं लिखी नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हो। तो आज के इस वीडियो में उसका भी जवाब दूंगा। प्लस वन बात करने वाले कि जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। OBC का पहले केंद्र का और राज्य का अलग लगा था, लेकिन अभी जो है एक ही फॉर्म दे दिया गया एनेक्स B करके। तो वो फॉर्म कंप्लीट में आपको भर के दिखाने वाला हो कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद में अगर आपको पसंद आ जाए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी वाले जो फॉर्म है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी में लेकर आऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर बात करने वाले सबसे बड़े फॉर्म के बारे में, तो जैसे आप देख सकते हो डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से फॉर्म में एनेक्स B करके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और केंद्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, मतलब केंद्र और राज्य का जो है एक ही फॉर्म दे दिया गया है। पहले भी सेम फॉर्म था, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको डाउनलोड करना पड़ता था। और लास्ट में बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है, क्या चीज़ रहेगी, बहुत सारी चीज़ आपको लास्ट में मिलने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है आवेदक के परिवार के मुखिया का जो जन आधार कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जन आधार कार्ड नंबर। फिर आवेदक का पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पर, जो भी आवेदन कर रहा है उसका, और साथ ही जन्म तिथि यहाँ पर आपको डालनी है उसकी, और निवास का पूर्ण पता, वर्तमान और स्थायी दोनों आ जाएंगे। और प्रार्थी का फोटो जो आपको यहाँ पर डालना है, फोटो कलर फोटो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो इसको यस और नो करना, टिक मार्क करके। और यहाँ तक तो सारी चीज़ सेम है, ये चीज़ आपको डालनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप अगर और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देगा 9 नंबर पे कि आप केंद्र के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर जो राज्य के लिए, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। और साथ ही यहाँ पर जाति, अगर आप केंद्र के लिए अप्लाई करें तो केंद्र में कौन सी जाति क्रमांक संख्या वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। फिर आवेदक के पिता का नाम आ जाएगा, आवेदक की माता का नाम, और अगर माता पिता नहीं है या फिर किसी के मतलब हो सकता है कि जानकारी नहीं हो उसके बारे में, तो जो है उस कंडीशन में आप उसके संरक्षण का नाम डाल सकते हो, जो कि जिनके पास में वो छात्र रह रहा है, जो भी आवेदक है वो रह रहा है। इसके बाद में 14 नंबर, अगर जो है आवेदक महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और फिर पिता पति की जो परिस्थिति है वो कैसी, इसको लेकर बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से चीज़ें सुने समझे। यहाँ पर नीचे आते हैं माता पिता की परिस्थिति में जो संरक्षक है उसकी परिस्थिति। तो अगर जो है माता पिता सरकारी नौकरी वगैरह में तो संवैधानिक पद पे हैं, तो पद कौन सा है, और अगर सरकारी सेवा में है तो सरकारी सेवा के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ जो है, मतलब जिस भी कैटेगरी में माता पिता थे जो भी जॉब वगैरह करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है उसकी डिटेल डालनी है, कौन सा पद है, वेतमान कितना है, और साथ ही जो है मतलब आयु वर्ग वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर कार्य करते तो उस संगठन का नाम आ जाएगा, जैसे राष्ट्रीय होता है यूनिसेफ वगैरह, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें अगर माता पिता काम करते हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कब से काम करे, सेवा की जो कालावधि क्या है, पद कौन सा है, संगठन कौन सा है। और मृत्यु स्थायी अक्षमता, अगर जो माता पिता नहीं है फिर स्थायी रूप से अक्षम है तो उनके लिए जो है कोई चीज़ नहीं डालना, उनके लिए छोड़ देना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मृत्यु या अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो, तो ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो, जिसके भी मतलब लागू होगी उनको इसके बारे में सारी जानकारी होगी, तो उनसे डिटेल ले सकते हो। इसके बाद अगर कोई पब्लिक सेक्टर में अपक्रम में काम कर रहा है तो उसके भी संगठन का नाम, पद का नाम आ जाएगा, पद पर नियुक्ति की तारीख। इसके अलावा यहाँ पर जो है पैरा मिलिट्री या बलों में या फिर जो है सशस्त्र बल जो उसमें कोई है तो उनकी डिटेल आप डाल सकते हो, जो भी इसमें शामिल है। इसमें सिविल पदों की धारणा करने वाले व्यक्ति जो वो शामिल नहीं होंगे, तो उस चीज़ का भी ध्यान दें। फिर आगे जो व्यवसाय वर्ग उनको छोड़कर मदों की संख्या वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हो, मतलब कुल मिलाकर व्यापारी को ये कारोबारी है, उद्योग लगे हुए तो उनकी भी जो है आप डिटेल यहाँ पर डालेंगे। मतलब जो आवेदक है उसके माता पिता जो भी काम कर रहे हैं उसको लेकर अलग अलग कैटेगरी दी गई है, तो आवेदक से संबंधित जो कैटेगरी है उसको आपको जो है उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो मेन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है कि जन नंबर का पॉइंट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इसी पॉइंट से लोग आएंगे जो आवेदन करवाएंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर कृषक ही होते हैं। तो कृषक जो है माता पिता के वयस्क बच्चों की स्वामित्व में क्या है और अधिस्थिति क्या है, उसकी जोत का आकार क्या है, खेत वगैरह कितने हैं, तो इसके बारे में उनकी पूरी डिटेल आप डाल सकते हो। सिंचित भूमि का प्रकार क्या है और साथ ही असिंचित कितनी है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो आराम से। बाकी इसके बाद में अपन आगे बढ़ते तो यदि जो सिंचित असिंचित दो प्रकार के हैं तो राज्य की भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में समर्पित फॉर्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत समस्त स्रोतों से कुटुंब की आय क्या है वो डालनी है। और यहाँ पर जो है आय करदाता है तो उसको यस नो करना है, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हो आराम से कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर जो है जो आवेदक है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, और अगर आवेदक बालिग नहीं है तो उसके माता पिता के किसी के भी सिग्नेचर यहाँ पर हो सकते हैं, अगर जो है वो साइन नहीं कर सकता तो।
पर नीचे आते हैं, यहाँ पर गवाह का ऑप्शन दिया हुआ है। गवाह में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। गवाह जो उसका नाम आ जाएगा और फिर यहाँ पर जो विभाग का नाम आ जाएगा, किस विभाग से, मतलब कौन कौन गवाह हो सकते हैं, 2 गवाहों के साइन होंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी है। मतलब जो पहले वाले गवाह होते थे गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, वही सारे सेम है। इसके बाद में गवाह की बात होगी तो 2 गवाह आपको करवाने हैं। और इसके बाद में शपथ पत्र आता है। शपथ पत्र में पहले बहुत सारे अलग अलग आते थे, लेकिन अभी जो एक ही शपथ पत्र कर दिया गया है, तो इसको भर देना है। अगर बालिग है आवेदक तो उसके मतलब खुद के नाम से भरा जाएगा, और अगर नाबालिग है तो उसकी माता या पिता का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, उसके नाम से भरा जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो मेन सवाल था कि पटवारी रिपोर्ट के बारे में, यहाँ पर पटवारी रिपोर्ट दी हुई आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी राजस्व रिकॉर्ड को, यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पटवारी हल्का रिपोर्ट जो है उसकी जांच रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पर अगर जो है राजस्व रिकॉर्ड में या फिर भूमि की जमाबंदी ऑनलाइन होती है और उसमें अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो यहाँ पर पटवारी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, जो कि लगभग सभी के होगा जिनकी भी जमीन है, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन होता ही है। और अगर नहीं है तो ही आपको ये पटवारी रिपोर्ट करवाना है। मतलब अनिवार्यता तो समाप्त हो ही गई ना। तो ये थी वो बात जो कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है ये बात भी जो है सही साबित हो रही है, आप देख सकते हो। और आगे यहाँ पर बताया गया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैसे क्या करना है। तो आवेदक की नवीनतम फोटो लगानी है, पुराने तरीके से ही स्टेपल नहीं करनी है, आपको चिपकानी है। इसके बाद में स्वयं या माता पिता का साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे प्रथमतया राजस्व रिकॉर्ड अथवा भूमि जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगर पालिका वगैरह के जो पट्टे वगैरह वो आप ले जा सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो दी जा रही है राजस्व रिकॉर्ड को, तो वहाँ से रिकॉर्ड आ जाएगा, तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाइन दस्तावेज नहीं मिले तो, मतलब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगी। अगर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाती है तो ही आपको जो है अलग से डॉक्यूमेंट देने हैं। और यहाँ पर तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म है। इसके साथ में और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको इस फॉर्म को यूज़ नहीं करना है, ध्यान से सुने इस बात को, आपको इस फॉर्म को अभी यूज़ नहीं करना है। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे, उसके बाद ये फॉर्म यूज होगा। और साथ ही ई मित्रा के डाउनलोड सेक्शन से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे सब कुछ सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अभी इस फॉर्म में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं और भी, तो थोड़ा सा ध्यान दे, इंतजार करें। बाकी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होंगे, मेन ये चीज़ें होने वाली है। तो जैसे ही जो है सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, इसको ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको अलग से बता दूंगा कंप्लीट वीडियो में। तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी इस फॉर्म को आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही ई मित्रा के डाउनलोड सेक्शन में अपडेट हो जाता है और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि कैसे आवेदन करना है। इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हो कि बाकी जो फॉर्म है EWS का हो गया, इसके अलावा SC ST के फॉर्म है, उसको भी ऑफलाइन कैसे बनना है इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसको लेकर भी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।